Hi guys, good morning. Welcome to my class, Mam Narwalezium. Today I teach you your Rainbow book section poetry lesson 5 named an epitaph and lesson 6 named the soldiers. Today I will try to discuss both chapters and try to analyze this chapter in a very short term, in a very short form, saying summarize. And at last, I also discuss the summary of both chapters. So now, the students try to understand what I say to you regarding this chapter. लॉकडाउन की अवधि लंबी होती जा रही है और इस दौरान कोर्स को समय पे पूरा करना आपके साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के सिलेबस के अनुसार रेनबो चैप्टर के लेसन 5 चैप्टर जिसका नाम की किताब है मैं पढ़ा रहा हूँ जिससे आप अपना समय निकालकर इस वीडियो को एक बार देखकर समझने की कोशिश करिए और अंत में लेसन 5 और लेसन 6 के मैं समरी को भी समझा दूंगा ताकि आपको याद करने में किसी प्रकार की दिक्कत। So let us start lesson 5 and epitaph. So please draw out your book Rainbow and lesson 5 and epitaph. Water de la Mare. Water de la Mare and epitaph. Epitaph means a स्मारक, समाधि स्थल, जहाँ पे हम अपने लोगों को उनके मरने के बाद उन्हें दफनाते हैं, उसे ही एपिटाफ कहते हैं, समाधि स्थल। वाटर डी ला मारे इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है वाटर डी ला मारे। इंट्रोडक्शन है उनका। वाटर डी ला मारे वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ चैट्रॉन इन कैंट, इंग्लैंड कंट्री के कैंट जिले के चैट्रॉन नामक स्थान पे उनका जन्म हुआ था। He lost his father at the age of 4. 4 बरस की उम्र में ही वे अपने पिता को खो दिए थे। And has to move with his family to London. और उसके बाद अपने परिवार के साथ उन्हें लंदन जाना पड़ा। He is known for his sensitive concerns with the world of children and the world of the super. वे काफी सेंटिमेंट पोएट कहलाते हैं। सेंटिमेंट मीन्स द पर्सन who is full of emotions. जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि स्मिता नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में जॉन कीट्स को कहा जाता है। लेकिन अन्य कवि भी हैं, जैसे एपिटाफ के जो आपके कवि हैं वाटर डी ला मारे, वे भी काफी सेंसिटिव कंसर्न्स रखते हैं। सब चीज के प्रति नहीं, प्रकृति के प्रति नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट हैं जिनके लिए वो काफी सेंसिटिव होते हैं। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचर, और प्रकृति की जो शक्ति है उस शक्ति के ऊपर वे काफी सेंसिटिव। His songs for children and peacock that depict world of dreams. डिपिक्ट का मतलब होता है तस्वीर के माध्यम से लोगों को दिखाना। जैसे हम एल्बम दिखाते हैं लोगों को कि देखो ये मेरे
बचपन का फोटो है। तो वे तस्वीर के माध्यम से भी वो अपनी बातों को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ मेलॉन्की। लेकिन ये जो चैप्टर आपको पढ़ने को दिया जा रहा है, उस चैप्टर में वे अपने अकेलेपन को, लोनलीनेस को बताया गया। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। आज का मानव आधुनिक जीवन से किस प्रकार से कट गया है, आज का मानव आधुनिक जीवन से कैसे बंध गया है और अपनी पुरानी सभ्यता और अपनी संस्कृति से कट गया है, उन सारे पहलुओं को उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में 6-7 लाइन की ये कविताएं हैं और इन्हीं 6-7 लाइन की कविताओं में उन्होंने बहुत सारी बातों को कर दी है। The poet makes us aware of the inhuman conditions of modern life. He shows his genius by evincing fresh interest in old themes. कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड। तो इसी आधार पे उन्होंने जो पुराने जो सिद्धांत थे, पुराने लोगों की जो पहचान थी, पुराने लोगों की जो काबिलियत थी, उनको उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकाश किया। कैसे किया है वो आप इस कविता में पढ़ेंगे। Queen Elizabeth II honored him with the Order of Merit in 1950। रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उनके इसी लेखनी के क्षेत्र में 1953 ईस्वी को ऑर्डर ऑफ मेरिट के सम्मान से सम्मानित। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट नेम्ड वाटर डिलेमा। एंड नाउ वी डिस्कस द मेन थीम ऑफ दिस पोएट। So we now discuss the main poem and epitaph. Here lies the most beautiful lady, light of a step and heart voice। इस कविता में कवि जो है वो अपनी प्रेमिका, जो उनकी पत्नी भी बन चुकी थी, उनकी समाधि स्थल को भी बता रहे हैं कि किस प्रकार उनका जो प्रेम था वो शुरू से लेकर आज तक, जब तक उनकी जिंदगी रही, वो उस प्रेम को नहीं भुला। पत्नी के कम उम्र में ही मर जाने के बाद भी वो हर शाम उसके कब्र पर जा कर करके उसे याद करता है। उसी को वो अपना पर्सनल फीलिंग्स को इस कविता में बताया जाए। ये किसका एपिताफ है, तो वो उसकी पत्नी जो पहले उसकी दुर्लभ रह चुकी है, उसे वो मरने के बाद भी उसके प्रेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इस समाधि स्थल में एक बहुत ही खूबसूरत महिला का लाश पड़ी है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वॉइस। वो दिल की बहुत ही साफ सुथरी और बहुत ही शालीन थी। वो सुंदर थी, लेकिन वो केवल फिजिकल अपीयरेंस या बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि वो अपने हार्ट से भी सुंदर। वह सुंदरता समय के साथ साथ बदल जाती है, वही सुंदरता बाद में खराब लगने लगती है, लेकिन जो आंतरिक सुंदरता होती है वो समय के साथ साथ उसमें और भी मिठास और भी ग्लेजिंग आने लगता है। इसी चीज को कवि ने बताया है और इस आधार पे बताया है कि उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो प्रेमिका थी, वो वेस्ट कंट्री के सबसे खूबसूरत महिला। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। शायद ही पश्चिम देशों में इस तरह की महिलाएं कभी ऐसी जन्म ली होगी जो तन की सुंदरता के साथ साथ मन से भी काफी सुंदर। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पैसेस। बाहरी सुंदरता का क्या कहना, बाहरी सुंदरता समय के साथ साथ बह जाती है, बह जाती है, रह जाती है। हमारी आंतरिक सुंदरता जो उम्र के साथ साथ और भी बढ़ते जाती है। और सच में इनर ब्यूटी ही हमारे जीवन को एक निश्चित आयाम तक पहुंचाती है। बाहरी सुंदरता एक क्षणिक,
However rare it be, and when I crumble, you will remember the lady of the West. हर दिन कभी उसके कब्र पे जाकर रोता है, याद करता है, उसे मिस करता है कि वो उसे अचानक से छोड़कर कैसे चली गई। By this poem, the poet wants to describe the actual theme of love. इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रेम को समझाने का प्रयास किया है कि प्रेम मरने के बाद भी, किसी के बिछड़ने के बाद भी, किसी के साथ छोड़ने के बाद भी वो प्रेम नहीं है, क्योंकि वो प्रेम एहसास होता है और इसी एहसास के कारण उनके सांसों में वह एक स्थान ले लिया था, जिसके कारण कवि हर काम करने के बाद अपने ऑफिस जाकर कार्य को निपटा करके शाम के समय में अपने हाथ में गुलाब का एक वंश लिए हुए अपने पत्नी के किताब पर जा करके अपने किए गए गलती के लिए माफी मांगता है, उसके प्रेम को याद करता है, उसकी आंखों में आंसू होती है, तो उसे याद करता है। कुछ दिनों के लिए नहीं, जब तक वो कभी जिंदा रहता है तब तक वो ऐसा। तो इस कविता में कवि ने यही बताया है कि प्रेम की अपनी एक अलग पराकाष्ठा होती है, और दूसरा जो उन्होंने जो विधुओं पे प्रकाश डाला है वो बताया है कि इंसान को बाहरी सुंदरता के साथ साथ अपनी आंतरिक सुंदरता पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही एक आंतरिक सुंदरता ऐसी है जो हमें अंदर से संतुष्ट कर देती, जो परमानेंट, जो अस्थायी, जो चिरकाल तक चलेगी। बाहरी सुंदरता समय के साथ साथ बदलती। तो बस यह एक छोटी सी कविता है, जिसे वाटर डी ला मारे ने 7 लाइनों में बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया। अब मैं इसके प्रिंटेबल जो मैंने आपको समरी दिया है इसको समझाने का प्रयास करूँगा, समझने का प्रयास करूँगा। Now summary is an epitaph is a nice poem written by Walter de la Mare. आपने इसको अभी पढ़ा, अब मैं इसके समरी पे डिस्कस कर रहा हूँ कि यह जो कविता है वो वाटर डी ला मारे के द्वारा लिखी गई एक सुंदर कविता है। इट इज ए टॉम्ब ऑफ अ डेड बॉडी। वास्तव में वो क्या है, तो वो एक स्मारक है जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया जाता है। वेयर लाइज अ ब्यूटीफुल, जहाँ क्या है, तो जहाँ एक खूबसूरत महिला की लाश दबी। ही वांट्स टू टेल अबाउट अ ब्यूटीफुल लेडी। वो बार बार इस कविता के माध्यम से कौन से शब्द को कहना चाह रहे हैं, सुंदरता। किस तरह की सुंदरता, आंतरिक और बाहरी, विच इज इन दीपिका, वह सुंदरता, बाहरी सुंदरता जिसे हम इस इपिताप में दफना दिए हैं, लेकिन वो आंतरिक सुंदरता, वो सील, वो गुण, वो चरित्र, वो एहसास जिसे कवि ने उस समाधि स्थल में नहीं दफना सका।
वो उसकी यादों में, वो उसकी सांसों में आज भी है। इसलिए वो उस समाधि स्थल के पास में, उस बॉडी के पास जाकर करके अपने एहसासों को उसे सुनाता है कि मैं तुम्हारी बाहरी सुंदरता को तो दफना सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आंतरिक सुंदरता को अपने सांसों के साथ आत्मसात करती हूँ। She was the most beautiful lady that was ever born in the West countries, but when she died, वो कहती है कि वो पश्चिम देश की सबसे खूबसूरत महिला, ना केवल शरीर से बल्कि वो अपने दिल से, अपने मन से। अगर वो शरीर के साथ ही केवल सुंदर होती तो वो दफना दी जाती और कहानी समाप्त। लेकिन उसकी सुंदरता दिल से निकलकर शरीर के सारे रोम रोम तक फैल चुका था, जिसे भुलाना, जिसे दफनाना कवि के बस की बात नहीं था। इसलिए कवि अपने सारे कीमती काम के साथ साथ इस कीमती काम को भी वो अपने जीवन प्रयत्न तक बरकरार रखा। एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट हर। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रति, तुम्हारे हर कंसेप्ट के प्रति मैं स्पष्ट हूँ। द पोएट लव्ड हर सो मच दैट व्हेन शी वाज लिविंग, कवि उससे तब भी प्यार करता था जब वो उसके साथ नहीं रहता था। कवि उसके साथ तब भी प्यार करता था जब उसके साथ उसकी शादी हुई। कवि उसके साथ आज भी प्यार कर रहा है जब से वो छोड़ कर करके वो समाधि स्तर पे विश्राम कर रहे थे। इन तीनों हालात में कवि उससे प्रेम करता। So the poet wants to say that if a person loved someone so much, he should never leave him alone. इसलिए कवि अंत में इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यदि कवि कोई किसी से प्रेम करता है, कभी किसी के दिल में किसी के प्रति कोई जगह आती है जो बाहरी सुंदरता के साथ साथ आंतरिक सुंदरता से परिपूर्ण हो, he should never leave him alone. उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना। He has to face many problems. समस्याएं आती है, समस्याएं जाती हैं। इसलिए हमें उन प्रेम को सम्मान करना चाहिए जो हमें दूसरे लोग देते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी पत्नी और अपनी प्रेमिका के प्रेम को बताया, लेकिन प्रेम केवल एक रिश्ते तक ही सीमित नहीं होता। हम सभी के जीवन में हमसे ज्यादा प्रेम करने वाले पत्नी और प्रेमिका के अलावा भी माँ बाप, कुछ अन्य लोग भी होते हैं जो हमें प्रेम देने की कोशिश करते हैं, जो भले ही बाह्य सुंदरता ना रखे लेकिन वो अपनी आंतरिक सुंदरता से आपको परिपूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो हमें इस प्रकार की सुंदरता और इस प्रकार के प्रेम को हमें स्वीकार करना। प्रेम को स्वीकार करने का मतलब यह कदापि नहीं होता है कि हम इसे पाने की जद्दोजहद करें। प्रेम को पाने के लिए जद्दोजहद करना मोह हो सकती है। प्रेम को समझा जा सकता है। एक किसी को फूल से प्रेम होता है तो वो उस फूल को तोड़ लेता है, और एक किसी को फूल से प्रेम होता है तो वो उस फूल को तोड़ता नहीं बल्कि उस फूल को पानी सींचता है, उसकी संरक्षण करता है। तो स्पष्ट है दो एग्जाम्पल से कि कवि ने किस प्रकार के प्रेम को बताया है और इसका हमारे जीवन में क्या स्थान है, इसको भी उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से बताया है। उम्मीद है शायद आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। फिर भी यदि कुछ दिक्कत होंगे तो आप हमारे कोचिंग के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे। मैं फिर से कोशिश करूंगा कुछ और अच्छा करने के लिए। बाय।